हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के आईएमआरई हम इंस्टॉलेशन टॉपिक पर डिस्कस करना चाहेंगे, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इंस्टॉलेशन होता क्या है, तो इसमें हम इंस्टॉलेशन का ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। तो हम थोड़ी इंस्टॉलेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इंस्टॉलेशन क्या होता है कि जब हम पावर ग्रिड पे जो मेन जो जनरेटिंग लाइन होती है, जब वहाँ से क्या करते हैं कि हम सप्लाई को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या करते हैं, कंज्यूमर के पास ले जाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करते हैं। तो उन लाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन हमने यूज़ करी, तो उनके बीच बीच में बहुत सारे क्या करते हैं, मुझे इंस्टॉलेशन करने होते हैं। जिससे कि बहुत सारे इसमें हम सब स्टेशन का निर्माण करते हैं, हम पोल्स को क्या करते हैं कि पोल्स लगाते हैं, होते हैं ट्रांसमिशन सब स्टेशन होते हैं। इन सभी इत्यादि का जो निर्माण आता है ना, ये क्या कहलाता है, ये हमारा इंस्टॉलेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का इंस्टॉलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें हम बात करते हैं स्टील टावर, जो इंस्टॉलेशन का सबसे एक फैक्टर्स होता है, जो क्या होता है, स्टील टावर होता है। स्टील टावर हम स्टील टावर के थ्रू ही क्या करते हैं, जो जनरेटिंग लाइंस होती हैं, जो हम सप्लाई क्या करते हैं, कंज्यूमर के पास ले जाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा एक माध्यम क्या होता है, स्टील टावर, जो इनके ऊपर से क्या करते हैं, कंडक्टर को क्या करते हैं कि इंस्टॉल करते हैं और क्या करते हैं, वहाँ से प्रोड्यूस सप्लाई क्या करते हैं, कंज्यूमर के पास ले जाते हैं। तो इनके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि जो स्टील टावर होते हैं, स्टील टावर का यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे 66 kV या उससे एबव वोल्टेज के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्टील टावर का यूज़ करते हैं। और जब 200 मीटर का जो स्पैम होता है या उससे थोड़ी ज़्यादा स्पैम के लिए क्या करते हैं, हम लोग स्टील टावर का यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि स्टील टावर की लंबाई और चौड़ाई जो होती है ना, उनकी बोल्टता के आधार पर बढ़ाया जाता है। यानी कि जो अगर स्टील की जो हाइट्स हो गई या जो उनके फाउंडेशन का जो एरिया हो गया, इनका जो हम इंक्रीमेंट करते हैं ना, ये डिपेंड इस बात पर करता है कि उस ट्रांसमिशन लाइन से कितनी हम सप्लाई को ट्रांसमिट कर रहे हैं। एंड अगला पॉइंट क्या है कि जो स्टील टावर का जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, जो नामकरण करते हैं, इन कितनी हम सप्लाई को ट्रांसमिट करें, इनके आधार पर करते हैं। और ये बेसिकली ये जो टावर्स होते हैं, स्टील टावर, ये 66 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV इत्यादि के लिए पावर ट्रांसमिट करके यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एंड अगला टॉपिक क्या है हमारा कि खम्भों को खड़ा करने की विधि। जो हमारे ये जो स्टील टावर्स हो गए या फिर जो आरसीसी टाइप के जितने भी पोल्स हो गए, इत्यादि को क्या करना है, हमको एक फाउंडेशन पर क्या करना होता है, उसे स्टैंड करना होता है, उसे खड़ा करना होता है, इनके विधि होती है। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं कि उन पोल्स को या टावर्स को क्या करते हैं, हम लोग खड़ा करते हैं। इससे पहला क्या है कि खंभों को खड़ा करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम 75 × 45 सेंटीमीटर माप का एक गड्ढा खोदते हैं। जो हमारी अर्थ है उस पर हम एक इस माप का क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट क्या करते हैं, गड्ढे को क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के सीधी में खोदते हैं। जैसे कि अगर क्या है, गड्ढा होता है तो जिस डायरेक्शन में हमको खड़ा करना होता है, जस्ट उसके क्या करते हैं, सीधी ही खोदते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, गड्ढा खोदने के बाद खंभों को नींव में खड़ा किया जाता है। यानी कि जब हम गड्ढा खोद लेते हैं तो उसमें जो मेन उसका जो फाउंडेशन होता है हमारा पोल्स का, उसको क्या करते हैं, गड्ढे के अंदर क्या करते हैं, उसको हम डालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, और अरेंजमेंट के थ्रू क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। और खंभों को खड़ा करने के लिए क्या है कि दो विधि है। एक पहला विधि क्या है, डायरेक्ट पोल विधि, एंड क्या है, डेडमैन की विधि। ठीक है, तो इसमें हम इनके बारे में कुछ लिखे हैं और इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है इसमें, डायरेक्ट पोल मेथड क्या है। तो इस विधि का उपयोग भारी खंभों को खड़ा करने के लिए थे। जो काफ़ी हैवी वेट्स के जितने भी हमारे पोल्स होते हैं, उनको खड़ा करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट पोल मेथड्स का यूज़ करते हैं। इन खंभों को खड़ा करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक स्किड बोर्ड की आवश्यकता होती है। स्किड बोर्ड होता क्या है कि जब हम गड्ढे में ना क्या करते हैं कि गड्ढे में क्या करते हैं, स्किड बोर्ड को हम क्या करते हैं, रख देते हैं, मतलब लगा देते हैं उसमें। और जो हमारे पोल्स है, जो पोल्स का निचला सिरा क्या है, उसी
स्किड बोर्ड पे क्या करता है, स्लिप करके क्या करता है, उस गड्ढे में चला जाता है। अगर स्किड बोर्ड ना होता तो हो सकता है कि जो हमारा गड्ढा है, गड्ढे में जो उसकी मिट्टी उठी है उसमें इत्यादि में क्या करता हो, फंस जाता है, या फिर सही से खड़ा करने में क्या काफ़ी समस्याएं होती है। लेकिन जब स्किड बोर्ड होगा तो क्या करेगा, उसे तुरंत ही क्या करता है, स्लिप करके अंदर चला जाएगा, जो गड्ढे के मेन क्या करते हैं फाउंडेशन में चला जाएगा हमारा पोल से। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, किसी भी खंभे को खड़ा करने के लिए एक डायरेक्ट पोल की आवश्यकता होती है। जो हम क्या करते हैं, एक एक्सिलरी पोल लेते हैं, एक्सिलरी जो सहायक पोल्स होता है, जो मेन पोल को अगर खड़ा करना हो तो उस एक्सिलरी पोल लेते हैं जिसे हम डायरेक्ट पोल बोलते हैं। इसकी जो लगभग लंबाई 10 मीटर की होती है। तो ये कुछ डायग्राम है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग पोल्स को क्या करते हैं, किसी मतलब गड्ढे में क्या खड़ा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये क्या है, मेन पोल है, मेन पोल्स देख रहे हैं, और जस्ट इसके निचले सिरे पे क्या स्किड बोर्ड लगा हुआ है। स्किड बोर्ड क्या कर रहा है कि इस पोल्स को नीचे की तरफ क्या कर रहा है, उसको खम्भे पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और एक गड्ढा हो गया, पीठ गड्ढा। और ये जो दूसरी साइड आप देख रहे हैं जिस पे लगी घिरनी लगी हुई है, इसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट पोल। ये क्या है, एक सहायक पोल्स होता है जो क्या करता है, मेन पोल को खड़ा करने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें रस्सियाँ लगा करके क्या करते हैं, उसको हम खींचते हैं, जिससे धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो पोल्स होता है, मेन पोल्स होता है, वो क्या करता है, वो गड्ढे में अच्छे से क्या इंस्टॉल हो जाता है। और गड्ढे में उस पोल्स को खड़ा करके हम क्या करते हैं कि उसकी मिट्टी से और अच्छी तरीके से क्या करते हैं, उसके फाउंडेशन को क्या करते हैं हम लोग भर के क्या करते हैं, एक मजबूती दे देते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड मेथड क्या है हमारा, डेडमैन्स मेथड्स क्या है, डेडमैन्स मेथड। हमने पहला क्या पढ़ा था, डायरेक्ट पोल मेथड जो, और सेकंड पॉइंट क्या हमारा, डेडमैन्स विधि। इसका जो उपयोग होता है ना, हल्के पोल को खड़ा करने के लिए किया जाता है। जो काफ़ी हल्के पोल्स होते हैं ना, उनको जो खड़ा करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, डेडमैन मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डेडमैन यूज करते हैं। एंड इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें स्किड बोर्ड की, इसमें भी क्या करते हैं, स्किड बोर्ड की ही आवश्यकता होती है। जो हमने अब देखा था डायरेक्ट पोल मेथड में स्किड बोर्ड की आवश्यकता होती है। सेम इसी में इसमें क्या करते हैं कि इसमें पोल को खंभों द्वारा उठाया जाता है। इनकी क्या कहते हैं कि जो हमारा पोल्स होता है ना, पोल्स आपने देखा होगा, जब गांव में जो आरसीसी टाइप की पोल्स लगती थी तो क्या करते थे हम लोग कि उसको एक गड्ढे में क्या करते थे, और मतलब खोदते थे पहले गड्ढे में क्या करते थे, उसको पोल को क्या करते उसमें इंसर्ट कर देते थे। इंसर्ट करने के बाद क्या करते थे, उसी पोल्स के नीचे से क्या करते थे, एक अलग पोल ले लेते थे। या फिर जो सीढ़ी आपने देखा होगा, सीढ़ी नुमा एक आकृति बनी होती थी, उस लगा के धीरे धीरे उस पर बल लगा के क्या करते, धीरे धीरे पोल को हम लोग खड़ा कर देते थे। तो ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टील टावर, जो मेरी इंस्टॉलेशन की सबसे मेन एक इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये एक फैक्टर्स होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टील टावर को खड़ा करने की भी विधि होती है। जो बड़े बड़े पोल्स आपने देखे होंगे, जैसे 66 kV की, 132 kV की, 220 kV की, या फिर 400 kV की, आपने जितने भी ट्रांसमिशन लाइन देखे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन देखे होंगे, तो वो पोल तो हल्के होते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि उनमें बहुत सारी विधियाँ हैं, उनको निर्माण करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इसमें से हम 4 तरीकों की बात करेंगे। पहला क्या है, बिल्ड अप विधि या टुकड़ा करने की विधि, यानी कि बिल्डअप मेथड, और क्या होता है पीसमेल विधि, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड टाइप्स क्या है हमारा कि अनुभाग विधि, जिसे बोलते हैं सेक्शन मेथड्स बोलते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ग्राउंड असेंबलिंग विधि। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, हेलीकॉप्टर विधि। इतने तरीक़ों से क्या करते हैं हम लोग स्टील टावर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, खड़ा करते हैं किसी ग्राउंड पे। हम इसको क्या बोलते हैं, टॉपिक बाई टॉपिक इसको डिस्कस करते हैं। इससे क्या है, बिल्डअप मेथड क्या करते हैं, इस मेथड का उपयोग करके क्या करते हैं हम लोग ना, कि सबसे पहले कि जो टावर्स होता है उस क्या करते हैं कि छोटे पार्ट्स क्या करते हैं हम लोग, उसमें जो क्या करते हैं, जोड़ते क्या करते हैं, एक बड़ा टावर का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, बड़ा टावर का निर्माण करते हैं, ठीक है। और देखिए अब जैसे आप देखे होंगे कि जो बड़े जो टावर्स हैं, स्टील टावर्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो स्टील के बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। तो क्या करते हैं, उन पार्ट्स को हम क्या करते हैं, एक अनुक्रम से क्या करते हैं, उन्होंने क्या करते हैं, उसमें हम नट बोल्ट की सहायता से कसते क्या करते हैं, एक बड़े टावर का रूप दे देते हैं, ठीक है। और ये जो टावर्स होते हैं ये 66 kV में होते हैं, 132 kV में होते हैं, 220 kV में होते हैं, 400 kV में होते हैं, ठीक है, इनका निर्माण होता है। अब बिल्डअप मेथड के कुछ क्या है, एडवांटेजेस भी हैं, कुछ लाभ हैं, ठीक है। इनमें लाभ पहला क्या है, इसमें
कि टावर सामग्री को परिवहन द्वारा आसानी से पहुंचाया जाता हो सकता है कि हम उस टावर का निर्माण उस जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे क्या करें कि सही से क्या है कि वहाँ की जो भी सुविधाएं हैं, जैसे वहाँ पे सही से चीज़ों का निर्माण नहीं हुआ है, सड़कें नहीं अच्छी से, या फिर पहाड़ी हिली एरिया है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम छोटे छोटे जो हमारे असेंबलिंग पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, हम किसी छोटे व्हीकल के थ्रू क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम ले जा सकते हैं, यानी कि वहाँ पे जो परिवहन की व्यवस्था अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट्स का इसके भारी जो मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको क्रेन या फिर जेसीबी जो आती हैं इत्यादि इनकी कोई आवश्यकता होती है, क्योंकि हम इसको असेंबली कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स के द्वारा, तो इसमें बड़े मशीन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एंड थर्ड पॉइंट का इसमें श्रमिक सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और जो उसमें वर्कर्स होते हैं ना, इसमें बहुत ही आसानी से और एक इकोनॉमिकल रेट पे क्या होते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, इसमें टावर के अलग अलग भाग को जोड़कर तैयार किया जाता है, यानी कि जब आप जो देखते हो टावर जो उतनी बड़ी दिखती है आपको, तो उसमें क्या करते हैं कि उन टावर को अगर बिल्डअप मेथड से अगर निर्माण करने पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या करते होंगे, असेंबलिंग करके क्या करते होंगे कि पूरी की पूरी टावर को निर्माण कर देते होंगे। ठीक है। नोट पॉइंट हमने कुछ लिखे हैं, नोट पॉइंट में क्या थोड़ा ये कट चुका है, लेकिन फिर हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं कि नोट पॉइंट में ये लिखा है कि इसमें जितने भी हम लोग नट बोल्ट यूज करते हैं वो जस्तीकृत नट बोल्ट होते हैं। जो नट बोल्ट वाशी इत्यादि होंगे वो क्या जस्तीकृत होते हैं। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेक्शन मेथड बीडी क्या होता है, सेक्शन मेथड बीडी, यानी इस मेथड में क्या करते हैं ना, जब पोल को निर्माण करते हैं या फिर जो हमारे टावर्स होते हैं उनका जो निर्माण होता है, तो क्या करते हैं कि इस पे क्या करते हैं कि ग्राउंड पे क्या करते हैं, एक कोई सेक्शन, कोई बड़ा सा सेक्शन हो, ठीक है, उस सेक्शन का ग्राउंड पे क्या करते हैं लोग, असेंबलिंग बनाई जाती है। ठीक है। और उस पार्ट को क्या करते हैं, क्रेन इत्यादि की सहायता से क्या करते हैं, जो टावर का निर्माण करते हैं, यानी कि एक ग्राउंड पे ही असेंबलिंग कर लेते हैं एक छोटे सेक्शन। ठीक है। जो छोटे सेक्शन का क्या ग्राउंड पे असेंबलिंग कर लेते हैं और उसे किसी क्रेन की सहायता से, किसी हैंडलिंग डिवाइस के थ्रू क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उस टावर पे क्या करते हैं, रख कर क्या करते हैं, नट बोल्ट से कसते जाते हैं, और एक कंडीशन के बाद क्या होती है, हमारी पूरी की पूरी टावर क्या होती है, निर्माण हो जाती है। ठीक है। ये नोट पॉइंट क्या है कि जो डायरेक्ट पोल की लंबाई है लगभग 10 मीटर की होती है। जो आपने पढ़ा था ना डायरेक्ट पोल मेथड जो होती है, हम जो भारी पोल को उठाने में इनका यूज करते हैं, तो उसकी जो हाइट लगभग कितनी होती है, 10 मीटर की होती है। एंड अगला टाइप्स क्या है कि ग्राउंड असेंबली विधि, यानी इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इस मेथड में जो टावर को क्या करते हैं हम लोग ग्राउंड पर ही निर्माण करते हैं, यानी कि ग्राउंड पे जो है ना हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करते हैं हम लोग असेंबलिंग कर लेते हैं, और इससे क्या होती है, पूरी की पूरी क्या करती है, हमारी टावर निर्माण होती है। और इस टावर को हम क्या करते हैं, किसी क्रेन की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, ग्राउंड पे ही क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं, जहाँ भी उसका फाउंडेशन होता है वहाँ पे क्या करते हैं, उसको खड़ा कर देते हैं। अर्थात जो अगर ग्राउंड असेंबलिंग मेथड होता है ना, ये देखिए ये भारी टावर्स के लिए यूज नहीं किए जाते, क्योंकि जब टावर्स भारी होंगे तो उन्हें जब हम लोग क्या करेंगे कि जब उनका निर्माण करेंगे, जब उन्हें हम खड़ा करेंगे ग्राउंड पे, तो उससे क्या होगी, बहुत सारी परेशानियाँ हो जाएंगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वेट्स के होते हैं। तो इनसे क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी या फिर इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत सारे कॉस्ट उसमें लग सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं इसको कि ये जो ग्राउंड असेंबलिंग मेथड है इसमें क्या करते हैं कि हम लोग हल्के स्टील टावर्स हो गए या फिर पोल्स के लिए ही क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, जंपर। आपने नाम बहुत सुना होगा, जंपर क्या होता है, जंपर वायर। तो जंपर वायर मेनली होता क्या है, जंपर वायर, तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, हम ट्रांसमिशन लाइन के प्रत्येक 1 किलोमीटर दूरी पर क्या करते हैं कि जिसमें सैग को कम करने के लिए क्या करते हैं, एक टर्मिनल पोल पर एक जंपर वायर का प्रयोग किया जाता है, जंपर वायर। अब आप जैसे क्या होता है कि जब ट्रांसमिशन लाइन आपने देखा होगा, तो ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है कि एक पोल यहाँ होता है तो उसके कुछ एक निश्चित दूरी पर क्या होती है, एक दूसरा हमारा टावर्स लगे होते हैं, फिर एक निश्चित दूरी पर दूसरा टावर लगे होते हैं। होता क्या कि बीच बीच में टावर देते हैं, इसमें टावर लगे होते हैं, स्टील टावर्स लगे होते हैं। फिर तो होता क्या है कि वहाँ पे एक निश्चित स्पैन के बाद क्या होती है, सैग ज़्यादा आने लग जाता है। सैग अगर इन टावरों के बीच की दूरी ज़्यादा रखेंगे ना, तो उसमें जो सैग होगा, सैग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे जो उसमें ट्रांसमिशन में जो यूज किए गए कंडक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, आपको दिखेंगे, और जो स्पेस में मतलब लटकता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो ये जो सैग होता है, सैग को हम कम करने के लिए क्या करते हैं कि बीच बीच में एक निश्चित दूरी पर हम टावर लगाते हैं। चूँकि जब टावर लगाते हैं तो वहाँ पर इंसुलेटर्स होते हैं,
तो इंसुलेटर पे क्या करते हैं कि जब उस कंडक्टर लेते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, जब अगले टावर पे हम उस कंडक्टर को ले जाने की कोशिश करते हैं तो बीच में क्या करते हैं, एक जोड़ पड़ जाता है। जोड़ जोड़ का मतलब समझते हैं, जॉइंट पड़ जाता है। तो उस जॉइंट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो वही क्या होता है, जम्पर वायर होता है। क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं जम्पर वायर बोलते हैं उसको। और जो जम्पर वायर को क्या करते हैं, हम क्लैंप की सहायता से जोड़ देते हैं, ज्वाइंट करते हैं। जब क्या होता है कि जो इंसुलेटर्स हो गए, इंसुलेटर से जब उस वायर आती है तो वहाँ से जब जम्पर वायर से दूसरे वायर को कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ पे क्लैंप की सहायता से क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। ठीक है। अगला क्या पॉइंट्स इसमें कि जम्पर तथा लोहे के हिस्से के बीच कम से कम 0.3 मीटर की दूरी होगी। यानी कि जो हमारा टावर्स है और जम्पर वायर, इनमें जो डिस्टेंस होनी चाहिए लगभग 3 मीटर हो, उससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये क्यों रखी जाती है? हो सकता है कि अगर काफ़ी तेज़ हवा चली या किसी वातावरण में प्रॉब्लम की वजह से क्या हो सकता है कि अगर ये जम्पर वायर क्या करेगा, अगर टावर में टच कर जाएगा तो चूँकि टावर क्या होते हैं, चूँकि पूरी लोहे के बना होता है, स्टील टावर्स, तो उनका हो जाएगा, करंट का फ्लो हो जाएगा। इसलिए लगभग इसमें जो क्लियरेंस रखी जाती है टावर्स और जम्पर के बीच में 0.3 मीटर का रखा जाता है। ठीक है, 0.3 मीटर का रहता है। अब अगला टॉपिक क्या है, गार्ड वायर। गार्ड वायर क्या होता है, जब आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, जो क्या करता है, एक रक्षा वायर के रूप में यूज करते हैं, जो हमारे एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है इसे। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स है गार्ड वायर के संबंध में। इसे गार्ड वायर द्वारा क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन या कम्युनिकेशन लाइन इत्यादि को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान किया जाता है। गार्ड वायर क्या होता है, जो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन हो गई या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गई और उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन लाइन हो गई इत्यादि को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक गार्ड वायर का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पोल्स होते हैं, आरसीसी पोल्स हुआ करते थे, जब हम क्रॉसिंग करते थे किसी रोड को क्रॉसिंग करते टाइम या फिर रेलवे क्रॉसिंग करते टाइम, तो एक क्रॉसिंग करते टाइम क्या होता था कि जब मेन जो लाइन जाती थी, मेन लाइन के जस्ट नीचे क्या होता था, उसमें गार्ड वायर से नीचे की तरफ लगाया होता था। ठीक है, ताकि वो तार टूट भी जाए ना तो डायरेक्टली वो ग्राउंड पे ना करके उसी वो गार्ड वायर पे क्या कर सकते हो, वो रुक जाए। इन पर्सपेक्टिव से यूज़ किया जाता है इनका। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि गार्ड वायर जो होता है ना, जो तार के टूटने पर एक तार को क्या करता है, ज़मीन से गिरने से पहले उससे क्या ग्राउंड करते हैं। यानी कि जो हम ऊपर गार्ड वायर यूज़ करते हैं जो, तो गार्ड वायर क्या करता है कि ये जब अगर अचानक से किसी रीजन की वजह से जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन टूट जाती है तो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ग्राउंड पे ना गिर करके क्या करते हैं, उस क्या करता है, जो उसमें सेफ्टी डिवाइस के रूप में हमने गार्ड वायर लगाया है उस पर गिरता है। और चूँकि गार्ड वायर क्या होता है कि अर्थ से कनेक्ट होता है और पूरी की पूरी सप्लाई क्या करता है, हमने ग्राउंड कर देता है, जिससे क्या हो सकती है, जो दुर्घटनाएँ होने की जो संभावनाएँ होती है वो कम हो जाती हैं। अगर यही वो डिवाइस ना लगी होती तो क्या होता, डायरेक्ट कंडक्टर क्या करता, ग्राउंड पे गिरता। हो सकता है कि वो क्रॉसिंग किसी रेलवे क्रॉसिंग हो या फिर कोई रोड क्रॉसिंग हो, नीचे से कोई परिवहन या कोई मनुष्य जा रहा हो तो उसको पे गिर जाने से बहुत सारी दुर्घटना हो सकती है, कोई आपदा आ सकती है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स होता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, नेसेसरी ऑफ द गार्ड वायर, इनकी गार्ड वायर की ज़रूरत ही क्यों है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे क्या है कि जब हम रोड क्रॉसिंग करते हैं, देखे होंगे आपने, जब रोड क्रॉसिंग करते हैं, अब जब ट्रांसमिशन लाइन ऊपर से जाती है तो रोड क्रॉसिंग करते टाइम क्या करते हैं ना, इसका हम यूज़ बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। रोड क्रॉसिंग करते टाइम, रेलवे क्रॉसिंग हो गई, रेलवे क्रॉसिंग करते टाइम जब ट्रांसमिशन लाइन जाती है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारी नदी हो गई, बड़े बड़े नाले हो गए इत्यादि को क्या करते हैं हम लोग कि जब क्रॉस करते हैं तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर भी हम गार्ड वायर का यूज करते हैं। ठीक है, टेलीफोन लाइन्स हो गए, फिर अदर टाइप की जो भी लाइन्स होती हैं, इनको जब हम क्रॉस करते हैं तो क्रॉसिंग करते टाइम क्या करते हैं हम लोग, गार्ड वायर का ही यूज करते हैं। ठीक है, गार्ड वायर का यूज करते हैं। अब के होते हैं गार्ड वायर्स। ठीक है, देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं गार्ड वायर्स। टाइप ऑफ द गार्ड वायर्स, यानी कि क्रेडल गार्ड होता है एक, या दूसरा क्या होता है, बॉक्स से पिंजरा गार्ड्स होता है। ठीक है, अब क्रेडल गार्ड क्या होता है, क्रेडल गार्ड कि जब आपने देखा होगा कि जब गांव या शहरों में जब ये आरसीसी पोल्स आते थे, जो ये हमें सीमेंट के जो पोल्स बने होते थे, तो क्या होता था कि जब एक पोल से दूसरे पोल पर जो ट्रांसमिशन लाइन गई होती थी तो जस्ट उसके नीचे क्या करते थे कि इस शेप का एक कनेक्ट करती हुई एक वायर लगी होती थी। वो क्रॉस वायर में क्या करते थे कि बीच बीच में एक लिमिट डिस्टेंस के बाद क्या होते थे, तार लगे रहते थे इस तरह से। ठीक है, जिससे क्या करते थे, वो ट्रांसमिशन लाइन को क्या करते थे, जब टूट जाने से या फिर किसी रीजन से उसमें उनके डिस्कनेक्ट हो जाने से, मतलब टूट जाने से क्या होता था कि वो ग्राउंड पर न गिर पाता था वो कंडक्टर्स। ठीक है,
तो वहाँ पे ही यूज किया जाता है। तो वो बेसिकली वो कौन सा गार्ड्स होता है, वो होता है हमारा क्रेडल गार्ड्स होता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा, पिंजरा गार्ड होता है, पिंजरा गार्ड, ठीक है, पिंजरा गार्ड्स होता है। जो पिंजरा गार्ड देखोगे या फिर बॉक्स, इसे केज गार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पिंजरा गार्ड्स का जो हमारी मेन पोल्स होती हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। जो ये पिंजरा गार्ड्स होता है क्या करता है, ये जो होता क्या है कि कभी कभी जो उस मेन लाइन पर क्या करते हैं, बहुत सारे पक्षी आके बैठ जाती हैं उस पर। जब मेन पक्षी उन पर बैठ जाते हैं तो उनके किसी उनके बॉडी पार्ट के टच होने से क्या होता है, उस उनमें क्या होता है कि शॉर्ट हो जाते हैं। वो मेन लाइन में क्या होता है, शॉर्ट हो जाते हैं पक्षियों, या फिर पक्षियों को क्या होती है, दुर्घटना से मौत हो जाती है। तो इन सबको कम करने के लिए क्या किसका यूज किया जाता है, इसमें पिंजरा गार्ड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, पिंजरा गार्ड का होता है, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें कुछ नोट पॉइंट हमने लिखा है क्या, कि 11 kV लाइन के अगर कंडक्टर हॉरिजॉन्टल रूप से लगा हो तो वो क्रेडल गार्ड कहते हैं। आपने देखा कि जो 11 kV की लाइन जाती है तो जो हॉरिजॉन्टली उसमें कंडक्टर लगाया गया होता है, हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ, मेन लाइन से जस्ट नीचे एक निश्चित क्लियरेंस के बाद क्या होती है कि एक हम लगा रहते हैं कि इसका एक हॉरिजॉन्टल कंडक्टर इंस्टॉल किए रहते हैं, वही उससे क्या कहते हैं, क्रेडल गार्ड कहते हैं, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इसमें उन्होंने क्या लिखा है, जो गार्ड वायर होता है उसी पदार्थ का बना होता है जिस पदार्थ का अर्थिंग वायर बना होता है। यानी कि जो गार्ड वायर होता है ना, गार्ड वायर पर क्या होता है कि एक दूरी के बाद क्या होता है, उसको उस गार्ड वायर को हम ग्राउंड कर देते हैं, अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारी जो अर्थिंग वायर है और गार्ड वायर क्या होती है, ये सेम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, इनमें किसी पर मतलब क्या डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सेम उनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की जो रूल्स हैं सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम होनी चाहिए। अब बात करते हैं कंडक्टर ज्वाइंट। कंडक्टर ज्वाइंट क्या होता है, कंडक्टर ज्वाइंट क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा सैग उत्पन्न ना हो उसके लिए एक निश्चित दूरी पर क्या होते हैं, ज्वाइंट बनाया जाता है, जिसे एंकर सपोर्ट कहा जाता है। और एंकर सपोर्ट पर तनाव बहुत कम होता है, जिसमें 2 चालक सिरों को क्लैंप के द्वारा क्या होता है, ज्वाइन कर दिया जाता है। यानी सैग को कम करने के लिए क्या होते हैं, जो पोल्स होते हैं, पोल के थ्रू जब मैं जो भी बताया हमने जंपर्स देखा, हमने जंपर जो था, जंपर की हमने बात करी थी, तो जंपर हमने जब यूज़ किया तो वहाँ क्या क्लैंप के थ्रू क्या करते हैं, उस ज्वाइंट को क्लैंप कर देते हैं। तो वहाँ पर भी देखते होंगे कि कंडक्टर ज्वाइंट होते हैं, कंडक्टर को आपस में क्या किसी क्लैंप के थ्रू क्या ज्वाइंट कर देते हैं। या फिर हो सकता है कि वो कंडक्टर जो है, जो हमें ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर है, वो आंधी तूफान या किसी सर्ज की वजह से, किसी भी रीजन से क्या होगी, वो आखिर टूट जाती है। तो ऐसा तो है नहीं उन्हें कि नहीं आप टूट जाए तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो उन्हें ज्वाइंट करना होता है। ये ज्वाइंट करना ही क्या कहलाता है, कंडक्टर ज्वाइंट होता है। इन कंडक्टर को ज्वाइंट करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से हम कुछ विधियों की बात करेंगे। जैसे अब देखिए, इसमें हमने पहले तो नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नोट पॉइंट क्या है कि ज्वाइंट में पानी ना घुसे इसके लिए का इंसुलेटेड कंपाउंड का पेंट कर दिया जाता है। मैंने क्या होता है कि जब हम जो 2 कंडक्टर को आपस में मतलब पकड़ के ज्वाइंट करते हैं, होता है कि उसमें कुछ गैप्स होते हैं, गैप तो बनेंगे, जाहिर सी बात है। जब गैप बनते हैं तो उसमें होता है कि अगर पानी चला जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, पानी से नमी से क्या हो जाएगा, करंट में बहुत सा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, उसमें जो करंट डिस्चार्ज होगा उस पर स्पार्क प्रोड्यूस होगा। तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग ना, कि जो हमारे गैप्स होते हैं ना, गैप्स को इंसुलेटिंग कंपाउंड के द्वारा क्या करते हैं, पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर वो कंडक्टर वायर अगर कॉपर का है, अगर कंडक्टर वायर जो बना हुआ है वो कॉपर का बना हुआ, तो उसमें हम किसी प्रकार का ज्वाइंट का यूज नहीं करते हैं, उसमें डायरेक्ट हम सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है, उसमें सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज है किसी चीज़ की, आखिर ज्वाइंट कंडक्टर के कुछ गुण हैं, ज्वाइंट कंडक्टर के कुछ गुण हैं, जिससे कि इसमें पहला इसका क्वालिटी क्या है कि जोड़ की चालकता शेष चालकता के सदृश यानी समान होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप जब जोड़ उसमें लगा रहे हो या फिर जोड़ रहे हैं 2 कंडक्टर आपस में, तो उस मेन कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो कुछ और हो और उस ज्वाइंट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कुछ और हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल सेम होना चाहिए एकदम से। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, ज्वाइंट की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ शेष चालकता के समान होना चाहिए। यानी कि जो हमने ज्वाइंट रखी है, जो ज्वाइंट हमने की है 2 कंडक्टर को, तो जो इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो ज्वाइंट का है और जो मेन कंडक्टर का है लगभग सदृश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंडक्टर का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई है और जो हमारा ज्वाइंट का मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है, तो ऐसा हुआ कि थोड़ी सी आधी बह गई या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स के रीजन से क्या हो जाएगा, या फिर किसी टेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, तो फिर ज्वाइंट दोबारा से छोड़ देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो मेन लाइन के स्ट्रेंथ के लगभग बराबर ही होना चाहिए जो ज्वाइंट का जोड़ होता है।
एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि जो आप जोड़ बना रहे हो ना, एक सिंपल होना चाहिए, ठीक है, एंड सुगम होना चाहिए, सिंपल। इसका क्या है, अब ऐसा नहीं कि आप जोड़ इस तरह से बना दें कि देखने में काफ़ी बल्कि लगे या फिर बहुत ज़्यादा ही मतलब सही नहीं हो। एक सिंपल जोड़ होना चाहिए और काफ़ी क्या इफेक्टिव जोड़ होना चाहिए, काफ़ी इफेक्टिव जोड़ होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि जोड़ की जो आयु है ना, शेष लाइन की आयु के लगभग बराबर होनी चाहिए ना। इनकी जो हमारी जो शेष लाइन, मेन लाइन जिसे बोल रहे हैं हम, वो मेन लाइन की जो आयु होती है ना, उस ज्वाइंट की आयु के लगभग बराबर ही होनी चाहिए। यानी ज्वाइंट की जो आयु है मेन लाइन के आयु के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये जब तक हमारी मेन लाइन रहेगी तब तक समझिए कि ज्वाइंट, जो हमारा ज्वाइंट है वो भी उसका वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ ज्वाइंट्स हैं, डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट हैं, उनको हम बात करें। इससे पहले क्या है, ज्वाइंट्स हमारी नोजल ज्वाइंट्स है, ठीक है। तो नोजल ज्वाइंट्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, हमने उसके सामने लिखा भी है कि जो नोजल ज्वाइंट्स होती है जो लाड़ीदार वायर में प्रयोग किया जाता है। जो आपने देखा होगा कि जो इसे मुड़े मुड़े तार होते हैं ना, जो आप जो पोल्स में लगाए होते हैं, जो मेन ट्रांसमिशन लाइन में लगाए गए होते हैं, एक ऐसे घूमे हुए हल्के हल्के घूमे हुए लाड़ीदार वायर्स होते हैं, उनको अगर ज्वाइन करना होता है तो उसमें कौन सा यूज करते हैं, नोजल ज्वाइंट मेथड का यूज करते हैं। एंड सेकंड का है ब्रिटानियन ज्वाइंट। ब्रिटानियन ज्वाइंट जब सॉलिड कंडक्टर को आपस में टूट गए होते हैं या फिर उनको आपस में ज्वाइंट करना हो तो उसमें कौन सा हम ज्वाइंट का यूज करते हैं, ब्रिटानियन ज्वाइंट का यूज करते हैं। इसमें कुछ हमने नोट पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि नोजल ज्वाइंट और ब्रिटानियन ज्वाइंट दोनों को बनाने में किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इनके जो नोजल ज्वाइंट्स है या फिर ब्रिटानियन ज्वाइंट है, अगर आपस में इनको जोड़ना चाह रहे हैं तो इसमें किसी अलग से किसी भी प्रकार के डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं होती है, या आप खुद ही अपने मतलब जो आप हाथ से कर सकते हैं, ठीक है। और जो इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है काफ़ी अच्छी होती है, जो नोजल जॉइंट्स हो गए, ब्रिटानियन जॉइंट, इनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गई या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है इस प्रकार के जोड़ के। एंड थर्ड जॉइंट क्या है, कंप्रेशन टाइप जॉइंट। कंप्रेशन टाइप जॉइंट, ठीक है। थर्ड जॉइंट कौन सी है, कंप्रेशन टाइप जॉइंट। कंप्रेशन टाइप जॉइंट क्या होता है, कंप्रेशन टाइप जॉइंट। तो यह जोड़ क्या होती है ना कि SCA चालक के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है, ठीक है। इस जोड़ को बनाते समय क्या होता है, स्टील व एल्युमिनियम के चालकों को अलग अलग पकड़ के करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी आपने देखा होगा जिसे हम नग भी बोलते हैं, नग टाइप का होता है वो, कि इसमें क्या करते हैं कि कंडक्टर को आप लाते हैं करीब, और वो जो अलग से नग होती है उसको आपस में क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं काफ़ी तेज से। जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जो मेन नग होता है वो क्या करता है, दोनों कंडक्टर को, वायर को काफ़ी मजबूती से पकड़ लेता है, उसको काफ़ी मजबूती से पकड़ लेता है, ठीक है। तो वही क्या होता है हमारा कंप्रेसर। इसका मतलब कंप्रेशन होता है कि ऊपर से एक किसी डिवाइस के थ्रू क्या उसको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करके क्या उसको दबाया जाता है, ठीक है। दबाने से क्या होता है, जो हमारी जॉइंट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और अगला हमारा जॉइंट्स कौन सा है, मैक इंटायर जॉइंट। मैक इंटायर जॉइंट क्या होती है, यह जोड़ कॉपर और एल्युमिनियम दोनों प्रकार के चालकों में प्रयोग होते हैं। जो हमारी मैक इंटायर जॉइंट होती है, कॉपर कंडक्टर को ऐड करना हो और फिर एल्युमिनियम कंडक्टर को ऐड करना हो, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। इसमें चालकों को एक अंडाकार धातु के ओवल मेटल स्लीव में बैठाया जाता है और अब चालकों को 5 या 6 ट्विस्ट कर देना, घुमा दिया जाता है, ऐंठ दिया जाता है, ऐंठन बोलते हैं, और मैक इंटायर जॉइंट तैयार हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक अंडाकार शेप की क्या होती है, ओवल मेटल स्लीव होती है, ओवल मेटल स्लीव होती है। इसमें क्या होता है, कंडक्टर वायर को ऐसे रख करके उस जो ओवल मेटल स्लीव होती है उसको क्या कहते हैं, 5 से 6 ट्विस्ट, यानी इसका मतलब पकड़ के इसे मरोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होती है कि एक मैक इंटायर जॉइंट मतलब उत्पन्न हो जाता है या फिर बन के तैयार हो जाता है, ठीक है, जो तैयार होता है, ठीक है। इस प्रकार के जो जोड़ होते हैं ना, जो मैक इंटायर जोड़ होते हैं, इनकी जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दोनों की गुण अन्य ज्वाइंट की तुलना में काफ़ी अच्छी होती है। जो हमने नोजल ज्वाइंट्स हो गई, ब्रिटानियन ज्वाइंट हो गई, एक और ज्वाइंट होता है वेस्टर्न ज्वाइंट होती है, इन सभी ज्वाइंट की तुलना में क्या होता है, जो मैक इंटायर ज्वाइंट की जो हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है और मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। हमने कुछ इसमें लिखा है जैसे नोट पॉइंट में कि इस प्रकार के एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स जो चालक होते हैं, चालकों के लिए क्या होते हैं, धातु स्लीव की आकृति लगभग 8 जैसी होती है। धातु स्लीव जो होती है, हमने जो इसमें पढ़ा था ना कि जो ओवल मेटल स्लीव होती है, इनकी ACSR चालकों के लिए कैसी आकृति होती है, 8 होती है। और कॉपर कंडक्टर के लिए क्या होती है, एक सॉफ्ट कॉपर स्लीव का प्रयोग किया जाता है। किसका, सॉफ्ट कॉपर स्लीव का यूज किया जाता है, ठीक है।